हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम वुमेन्स राइट्स टू मेंटेनेंस। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। नंबर वन, लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में इस कॉन्सेप्ट को बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करा था, तो हो सकता है इस बार क्लैट पीजी 2026 में एक पैसेज उसी कॉन्सेप्ट से आ जाए। एंड सेकेंडली, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल लॉ से, उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स शाहबानो के बाद हम देखेंगे 1986 एक्ट में क्या हुआ, उस एक्ट की इंटरप्रिटेशन दानिया लातिफ़ी में क्या हुई, दानिया लातिफ़ी के बाद और क्या जजमेंट्स आई, एंड फाइनली अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैं ये पूरी वीडियो एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, तो ये जितनी भी टाइमलाइन है वी विल डिस्कस इट एज स्टोरी। एंड अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए सो यू कैन डाउनलोड द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें ये देखना है कि जो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट है इंडियन लॉ में, ये कहाँ मिलता है। बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल मैटर, तो ये हमारे पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। जैसे हिंदूज़ में सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द HMA है, सेक्शन 18 ऑफ द हामा है, सिमिलरली मुस्लिम्स आर गवर्नड बाय देयर पर्सनल लॉ, दैट इज़ शरिया। अब शरिया का जो ऑर्थोडॉक्स व्यू है वो बोलता है कि जो हस्बैंड की लाइबिलिटी है टू मेंटेन द वाइफ, इट एक्सटेंड्स ड्यूरिंग द इद्दत। अब इद्दत का मतलब होता है 3 months पोस्ट डिवोर्स, एंड इन केसेस ऑफ डेथ इट इज़ 4 months and 10 days। इद्दत बेसिकली इज़ अ पीरियड ऑफ सिक्लूजन जो वाइफ ऑब्जर्व करती है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हर मैरिज, एंड दिस मैरिज कैन बी टर्मिनेटेड आइदर बाय डेथ और बाय डिवोर्स, राइट। सो अब ये तो हो गया कि ड्यूरिंग द इद्दत तो हस्बैंड की लाइबिलिटी बनी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इद्दत पीरियड ख़त्म हो गया है एंड द वाइफ इज स्टिल अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, देन व्हाट, वेयर विल शी गो? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, शी विल गो टू 125 CRPC बिकॉज इट इज़ अ सेक्युलर लॉ। सेक्शन 125 CRPC अब बन गया है सेक्शन 144 ऑफ द BNSS। यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दें तो कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है। वो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं दैट द पिटिशनर इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, नंबर 2 द हस्बैंड हैज़ सफिशिएंट मीन्स, एंड नंबर 3 द हस्बैंड नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन द वाइफ। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 125 की वो बोलता है कि वाइफ इंक्लूड्स अ डिवोर्स्ड वाइफ ऑल्सो अंटिल शी इज़ रीमैरिड। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कि यहाँ पर 3 महीने तक हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और उसके बाद उसकी लाइबिलिटी बनेगी 125 CRPC में। बट देन मुस्लिम हस्बैंड दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग, वो बोलने लगे कि ये तो हमारे पर्सनल लॉ का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि पर्सनल लॉ में हमारा सिर्फ 3 महीने की लाइबिलिटी बनती है एंड उसके बाद वी आर नॉट लाइबल। सो दिस इशू फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज रेज्ड इन शाहबानो जजमेंट, not raised but extensively dealt by the Supreme Court in Shahbano judgment. This is the landmark case. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीज़ें बोली। सबसे पहले ये बोला कि जो डिवोर्स मुस्लिम वुमेन है दे कैन सीक रिलीफ अंडर सेक्शन 125 CRPC। वाई? बिकॉज सेक्शन 125 में ये कहीं नहीं लिखा कि वाइफ एक पर्टिकुलर रिलीजन की होनी चाहिए टू क्लेम रिलीफ अंडर दिस सेक्शन। सेकेंडली, जहाँ तक ये बात है कि सेक्शन 125 CRPC में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिकॉज जब तक इद्दत पीरियड चलता है हस्बैंड की लाइबिलिटी बनेगी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एंड एज सुन एज द इद्दत पीरियड एक्सपायर्स हस्बैंड की लाइबिलिटी बनेगी 125 CRPC में। सो देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट। द थर्ड इशू वॉज क्या मेहर जो सम हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इज इट इक्वल टू मेंटेनेंस? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला नो, मेहर इज नॉट इक्वल टू मेंटेनेंस। मेहर और डावर इज समथिंग विच द हस्बैंड गिव्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ,
एंड मेंटेनेंस उस केसेस में दी जाती हैं जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की कॉर्डियल रिलेशंस ना बची हो, जहाँ उनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हो. सो दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट है. एंड जस्ट बिकॉज मेहर समटाइम्स इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ अ सम दैट इज पेबल एट द टाइम ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 127 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी ऑफ द CRPC. तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट थी. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 125 CRPC का सेक्युलर नेचर को इन्हांस करते हुए बोला कि सब पे लगेगा. बट देन इट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल अपहीवल इन द सोसाइटी. मुस्लिम्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने लगी. वो बोलने लगी कि ये हमारे पर्सनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है. सो टू अपीज द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू रिवर्स द शाह बानो रूलिंग, लेजिस्लेचर लेकर आता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. अब इसमें 3 की प्रोविजंस थे. सेक्शन 3 बोलता था हस्बैंड मस्ट मेक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस विद इन द इद्दत पीरियड. और हमने भी शाहबानो में क्या पढ़ा था, वहाँ पर बोला था अंटिल द वाइफ रीमैरीज हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन. फिर सेक्शन 4 में ये बोलते हैं कि इफ़ द वुमेन कैन नॉट मेंटेन हरसेल्फ पोस्ट इद्दत, हर रिलेटिव्स और द वक्फ बोर्ड आर लायबल. एंड सेक्शन 5 में ये बोलते हैं कि अगर वुमेन चाहती है कि वो 125 CRPC से गवर्न हो तो उसे म्यूचुअल रिटन डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी. रिटन डिक्लेरेशन बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. अब शाहबानो में जो हेल्ड हुआ था ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहा था. सो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई दानियल लातिफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. यहाँ पर पेटिशनर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज करी ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके से करी कि मुस्लिम वुमेन के राइट्स भी प्रोटेक्ट हो गए और इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी बच गई. वो कैसे करा इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो विद इन द इद्दत पीरियड का मतलब है, इट मीन्स ऑन और बिफोर द इद्दत पीरियड एक्सपायर्स. मतलब इद्दत पीरियड ख़त्म होने से पहले हस्बैंड को रीजनेबल और फेयर प्रोविज़न और मेंटेनेंस अपनी वाइफ के लिए बनाना पड़ेगा. प्रोविज़न क्या होता है? समथिंग दैट यू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर. It can be the clothes, it can be the food, it can be the shelter, anything that a wife needs so that she can live her life comfortably until she remarries. तो इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे कर दिया. एंड दे डिड नॉट टॉक अबाउट कि 125 CRPC बार है या नहीं है, मतलब मुस्लिम वुमेन कैन फाइल पिटिशन अंडर 125 CRPC और नॉट, इसके बारे में बात नहीं करी. पर ये बात इन्होंने बोली कि जो सेक्शन 3 में पिटिशंस होंगी ना, वहाँ पर भी मैजिस्ट्रेट विल use the same considerations, will use the same standard as they use in 125 CRPC. So that's how they saved the validity of this act by doing a purposive interpretation. Then post Daniel Latifi developments, इसमें शबाना बानो आता है, खातून निसा का केस आता है, शमीम बानो आता है एंड देन शमीमा फारूकी आता है. इन चारों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी 2 जजेस, ये सारे केसेस 2 जजेस बेंच थे अपार्ट फ्रॉम खातून निसा विच वॉज अ 5 जज बेंच. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि फैमिली कोर्ट के पास पावर होती है टू एंटरटेन एप्लीकेशंस अंडर 125 CRPC एंड दिस 125 CRPC इज एप्लीकेबल टू अ मुस्लिम डिवोर्स्ड वुमेन ऑल्सो. Why did they hold this? Because Section 7 read with Section 20 of the Family Courts Act gives an overriding jurisdiction to the family courts to decide matters upon marriage, upon maintenance, upon divorce, etc. So because Section 20 का overriding effect था, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि फैमिली कोर्ट के पास पावर्स हैं. अब दिक्कत ये आती है कि हाई कोर्ट के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थी ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड. कुछ हाई कोर्ट्स बोलते थे कि 1986 एक्ट इज़ एक्सक्लूसिव अनलेस सेक्शन 5 इज़ एक्सप्रेसली इन्वोक्ड. सेक्शन 5 ऑफ द 1986 एक्ट, जहाँ पर ज्वाइंट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है.
और कुछ हाई कोर्ट्स थोड़ी बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन देते हुए बोलते थे कि CRPC ऑलवेज रिमेन्स अवेलेबल ड्यू टू इट्स सेक्युलर एंड वेलफेयर नेचर। तो वाइफ के पास ऑप्शन है कि वो या तो 125 में चली जाए या फिर वो सेक्शन 3 ऑफ द 1986 एक्ट में चली जाए। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए 2023 में केस आया अब्दुल सामद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सटेंसिवली सेक्शन 3, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 ऑफ द 1986 एक्ट की इंटरप्रिटेशन करी। और यहाँ पर 2 जजेस की बेंच थी। इट वॉज जस्टिस AG मसी एंड जस्टिस BV नागरत्ना। They both gave separate but concurring opinion. इन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन था उसका क्रक्स ये था कि जो 1986 एक्ट है इट इज़ नॉट इन डेरोगेशन, रादर इट इज़ इन एडिशन टू सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। सो जो नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है ना सेक्शन 3 में, it does not extinguish the right under section 125 CRPC. Rather, it provides an additional remedy to the divorced Muslim wife. And जो 1986 में divorced Muslim woman है ना, वो woman होती है जिसकी शादी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हुई हो और डिवोर्स भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हुआ हो, राइट? So there is no express or implied bar on divorced Muslim women to claim maintenance under 125 CRPC. So the final position that came out from this case is section 125 CRPC applies to all married women including Muslims and all non-Muslims divorced women. Muslim women के लिए इन्होंने 4 कैटेगरीज रख दी। अगर वो मैरिड एंड डिवोर्स्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट है तो स्पेशल मैरिज एक्ट प्लस CRPC विल अप्लाई। इफ़ दे आर मैरिड एंड डिवोर्स्ड अंडर मुस्लिम लॉ सो 1986 एक्ट और CRPC में अप्लाई। और जो रिलीफ्स ग्रांट हुए हैं 1986 एक्ट में दे विल बी कंसिडर्ड अंडर 127 3B सो दैट देयर इज़ नो विंडफॉल गेन। ऐसा नहीं है कि वो जो वाइफ है वो सेक्शन 3 में भी अच्छी से मेंटेनेंस क्लेम कर ले और फिर उसके बाद 125 में जाके भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर ले, बिकॉज मेंटेनेंस का पर्पस है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से आगे गुजार पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हस्बैंड को अननेसेसरीली हैरेस करे और 2 जगह से मेंटेनेंस क्लेम करे जस्ट बिकॉज शी हैज़ 2 डिफरेंट फोरम्स। एंड इन केस ऑफ इलीगल डिवोर्स, जो ये ट्रिपल तलाक वाला केस था शरारा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ट्रिपल तलाक वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उस डिसीजन को कोडिफाई करने के लिए एक 2019 में केस आया था। 2019 में लेजिस्लेशन आई थी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 which provided that triple talaq is illegal and unconstitutional. तो अगर ट्रिपल तलाक हुआ है तो वहाँ पे शी कैन क्लेम रिलीफ अंडर 2019 एक्ट ऑल्सो एंड अंडर 125 CRPC ऑल्सो। सो बेसिकली चॉइस लाइज विद द वुमेन। क्रक्स ये निकला कि 1986 एक्ट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट बट एन एडिशनल रेमेडी। सो दिस इज़ हाउ द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड द 1986 एक्ट। 1986 एक्ट जब बना था ना तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में बना था। वहाँ पर लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि मुस्लिम वुमेन के राइट्स को दबाया जाए, पर कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे करी कि इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग हर और सप्रेसिंग हर उसके पास अब 2 रेमेडीज़ हैं। शी कैन गो टू द 1986 एक्ट ऑल्सो, शी कैन गो टू 125 CRPC ऑल्सो, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ लॉ। द पर्पस इज़ टू डिलीवर जस्टिस टू एवरीवन। किसी के साथ कोई सप्रेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हर किसी को मिलना चाहिए। दिस इज़ द पर्पस ऑफ लॉ। So I hope I am able to clear the concept. Of course, the concept is not discussed in detail, but you will get the detailed PDF and आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं and you can make the notes. And अगर इससे related कुछ भी question है, you can drop down in the comments. I will try to answer that. So thank you so much for watching and happy learning.